ब्लॉक ए एंड बी दोनों का दिया हुआ है मास 10 kg एंड 20 kg। भुवनेश, तुम्हारा ये डाउट था, तो इसको जल्दी से कर लिया जाए। एक तो ब्लॉक 10 kg का है, एक 20 kg का है। तो चलो, इधर वाला हमारा 10 kg, इधर वाला 20 kg है। कनेक्टेड बाय ए मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन द ब्लॉक बी। चलो, ये 200 न्यूटन है, ये दिया हुआ है 200 न्यूटन इस पर काम कर रहा है। एट द इंस्टेंट सोन द ब्लॉक ए हैज़ एन एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए है ये ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन है 1200 पर मीटर स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन दे दिया हुआ है। तो इस मोमेंट में बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। अब ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व किया जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो भाई, कोई बात नहीं है, ये था ब्लॉक, देखो भाई, ये वाला ब्लॉक था 10 kg वाला और ये था 20 kg वाला। स्प्रिंग लगा हुआ था, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक दिया हुआ है किसी मोमेंट पे। तो किसी मोमेंट पे इसका 10 kg वाले का एक्सेलरेशन दिया है, इसका मतलब यहाँ का टेंशन पता हो गया तुम्हें। कैसे भाई, तो यहाँ पे ये 10 kg ब्लॉक है, यहाँ पे टेंशन मान लो T है और इस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, ये तो फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो और कुछ है नहीं। तो यहाँ ध्यान देना है भाई कि ये कितना टेंशन का वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ओनली वन हॉरिजॉन्टल फोर्स, बाकी तो नॉर्मल और ये वेट फोर्स है। तो ये टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, और मास कितना था 10 और एक्सेलरेशन कितना है भाई, तो 12 है, 12 दे दिया हुआ है, इसलिए ये 120 न्यूटन का फोर्स ज़रूर इस पे लग रहा है, तभी इसको 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे पाया। तो ठीक है भाई, स्प्रिंग में टेंशन फोर्स, स्ट्रिंग बोलें या स्प्रिंग बोलें, यहाँ पे बात एक ही है। यहाँ के लिए ये स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है, इसलिए दोनों तरफ से टेंशन का फोर्स लगाएगा और अपना ओरिजिनल लेंथ को रिगेन करना चाहेगा। तो ये टेंशन का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो चुका है 120 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो क्या करूँगा, तो इसका अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँगा भाई। ये 20 kg वाले का अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो 20 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे देखो, ये वाला टेंशन फोर्स 120 न्यूटन है, तो ये इस पे लगाएगा टेंशन फोर्स, ये भी 120 न्यूटन लगाएगा। और ये फोर्स तुम्हारा दिया हुआ था कितना भाई, तो 200 न्यूटन दिया हुआ था, तो ये 200 न्यूटन है। बाकी तो वर्टिकल फोर्स है, बाकी वर्टिकल फोर्स है। अब इसमें हम लोग, इसमें नहीं है भाई, इसमें अब इसका हम लोग निकाल सकते हैं नॉर्मल और वेट तो बेकार है, ये वाला 200, इधर वाला हमारा है 120। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम लोग सॉल्व कर देंगे, ये वैल्यू कितना आएगा वो देखते हैं भाई हम लोग। तो इसका एक्सेलरेशन वैल्यू हम लोग बता सकते हैं कितना, तो एक्सेलरेशन वैल्यू विल बी इक्वल टू नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास। तो नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा भाई, तो नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन 200 माइनस 120, 200 माइनस 120 डिवाइडेड बाई मास, मास कितना है 20 है। तो ये निकालेंगे भाई, ये कितना आ गया 80, ये हो गया 80 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया था, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया था। एक्चुअली वर्क पावर लोड नहीं हुआ था, अब ये लोड हो गया इस पे। तो जो क्वेश्चन था ये, इसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द आंसर। बोलो भाई, क्लियर हुआ? मैंने बताया कि यहाँ का पहले हम लोग टेंशन फोर्स निकालेंगे,
कैसे निकालेंगे भाई? तो यहाँ का टेंशन फोर्स निकालने के लिए एक ही तो काम करना पड़ा, यहाँ का टेंशन फोर्स निकालने के लिए इसको सिस्टम लेना पड़ा था, इसलिए यहाँ पे और तो कोई जो भी लगेगा वर्टिकल फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल में एक ही है, और टेंशन का वैल्यू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास था यहाँ पे कितना 20 kg, ए का मास कितना है 10 kg, अच्छा ए का मास है 10 kg, तो 10 kg इंटू एक्सेलरेशन था 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज़ 120 न्यूटन। तो 120 न्यूटन का टेंशन है, तो यहाँ पे भी टेंशन 120 न्यूटन ही लगेगा, और इसको जब सिस्टम बनाओगे तो ये 200, इधर है ये 120, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक विल बी 200 माइनस 120 डिवाइडेड बाई मास कितना 20 kg। ये है नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सिस्टम, ये विल होगा एक्सेलरेशन। कौन सा सिस्टम? तो भाई बी वाले के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए ये हो गया 80 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर will be the value of acceleration, so option B will be the correct option। भाई सुनाई दे रहा था? Yes sir। सबको क्लियर है? तरुण, युवराज? Yes sir। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। ये वाला हो गया था सबसे, राजा मोशन के क्वेश्चन थे ये वाला हो गया था। अभी ट्राई कर लो, इसके बाद इसमें आ जाएगा वर्क पावर एनर्जी के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने ये पीडीएफ भेज रखा था तुम्हें, तो चलो पहले इसको हम लोग कर लें। 3 ब्लॉक्स, देखो ध्यान से भाई, 3 ब्लॉक हैं यहाँ पे, M1 M2 M3। M2 है 4 kg, M1 है 2 kg, 2 kg 4 kg एंड 6 kg। ठीक है भाई, कनेक्टेड बाई स्ट्रिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन। अच्छा ये फ्रिक्शनलेस है, मीन्स ये कैसा है भाई? स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो स्मूथ सरफेस है। ठीक है भाई, 60 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, फोर्स ऑफ 120 न्यूटन इज अप्लाइड अपवर्ड अलोंग द इंक्लाइन टू अपर मोस्ट ब्लॉक। इस पे लगाया एफ फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना भाई? तो 120 न्यूटन, ये अप्लाई कर दिया हमने, बहुत अच्छे, 120 न्यूटन अप्लाई कर दिया, बिल्कुल ठीक है। कॉजिंग एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक्स, कनेक्टेड ब्लॉक विल मूव अपवर्ड मीन्स अप द इंक्लाइन ये मूव करेगा। द कनेक्टिंग कॉर्ड्स आर लाइट, जो स्ट्रिंग्स हैं वो लाइट है, मासलेस है। द वैल्यू ऑफ टेंशन T1 एंड T2, T1 का वैल्यू निकालने हैं एंड T2 का वैल्यू निकालने हैं। चलो भाई, टेंशन T1 एंड T2 ऑब्टेन करने हैं। तो सारे ब्लॉक्स के मास दिए हुए हैं, स्मूथ इंक्लाइन सरफेस है, और जब स्मूथ इंक्लाइन सरफेस है तो इसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे भाई। तो इस पे अगर फोर्स एनालिसिस किया जाए तो देख रहे हो, इस पूरे पे अगर हम लोग मान लो इस पूरे 3 ब्लॉक सिस्टम को अगर एक ले लिया जाए तो हम लोग को एक्सेलरेशन कम से कम पता लग जाएगा, क्योंकि फोर्स है तो इससे एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो 3 ब्लॉक सिस्टम, फॉर 3 ब्लॉक सिस्टम, for 3 block system taken together, when all the 3 blocks are one unitedly, अगर वैसे कंसिडर करें हम लोग all the 3 blocks, तो इस कंडीशन में इस पे 3 ब्लॉक्स पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो देखो भाई, तो एक फोर्स लग रहा है इधर से ये वाला, और क्या लग रहा है भाई? तो सबके mg लगेंगे, m1g, m2g, m3g, और इन सब के कंपोनेंट्स लगेंगे इधर भाई। कितना? तो m1g साइन 60 डिग्री, m2g साइन 60 डिग्री, m3g साइन 60 डिग्री, सब लगेंगे इसमें। 3 ब्लॉक सिस्टम है भाई, तो लगेंगे, कोई बात नहीं है। तो इस पे हम लोग लिखें नेट फोर्स अप द इंक्लाइन, नेट फोर्स अप द इंक्लाइन इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, वही अप द इंक्लाइन। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखोगे उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय मास।
तो नेट फोर्स ऑफ द इंक्लाइन इज दिस फोर्स माइनस mg साइन 60 डिग्री, m2g साइन 60 डिग्री, m3g साइन 60 डिग्री, ये तीनों का वेट का कंपोनेंट इधर, और बाकी इधर वाले कंपोनेंट mg cos थीटा, ये तो भाई इधर के नॉर्मल n1, नॉर्मल n2, नॉर्मल n3 से नलिफाइड होंगे। मेन है कि इन वेट फोर्सेस को जब रिजॉल्व करेंगे, एक का अगर वेट फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, मान लो एक भी होता है, तो इसके वेट फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करते हैं, तो इधर वाला होता है mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट होता है जो एक्सेलरेट करना चाहता है वो है mg sin थीटा, बाकी बनता है नॉर्मल। तो भाई ऐसे ही तीनों के लिए होंगे, और तीनों के mg रिजॉल्व हो जाएंगे, इधर वाला नॉर्मल के अगेंस्ट है और इधर वाला हमारा इसको इधर एक्सेलरेट करना चाहेगा, बट इसमें ओवरऑल फोर्स लगा हुआ है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं इस डायरेक्शन का फोर्स जो कि कितना था 120 न्यूटन। तो 120 ये माइनस m1g साइन 60 डिग्री, m1g साइन 60 डिग्री, m1g साइन 60 डिग्री प्लस m2g साइन 60 डिग्री प्लस m3g साइन 60 डिग्री, ये हो गया m1g साइन 60 डिग्री प्लस m2g साइन 60 डिग्री, m3g साइन 60 डिग्री। ये सबको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया 120 से, 120 में ये सारे सब्ट्रैक्ट कर दिए, तब जाके मिलेगा हमें क्या भाई, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका, सिस्टम का, कितना भाई, तो ये था 2 kg प्लस 4 kg प्लस 6 kg, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो 120 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना है 6 और 6 12, 12 इंटू जी 120, 12 इंटू जी है 10, तो 120 और साइन 60 डिग्री होता है √3/2, ये होता है। दिस इज इक्वल टू कितना भाई, तो 12 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन कम से कम मिल जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा, देखो 12 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 10, 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10, और 2 से डिवाइड करिए 5, 10 माइनस 5√3, ये मिला एक्सेलरेशन वैल्यू ऑफ द 3 ब्लॉक सिस्टम। ये है कितना आया, 10 माइनस 5√3। ध्यान से समझ ले भाई, टेंशन ये फोर्स अब इंटरनल बन जाएंगे, टेंशन का फोर्स अब इंटरनल बनेंगे, ये 3 ब्लॉक सिस्टम के लिए तीनों कलेक्टिवली, तो ये 120 का फोर्स और माइनस करेंगे तो 120 और साइन 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 होता है, √3/2 डाल देंगे, और इस तरह से हमें 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 माइनस ये 10 डिवाइडेड बाई 2 5√3, ये है एक्सेलरेशन। चलो भाई ये एक्सेलरेशन है, तो यहाँ का टेंशन निकालते हैं। अब ये T1 टेंशन निकालने के लिए m1 को हम लोग सिस्टम ले लेंगे, तो फॉर m1 सिस्टम, m1 पे एक फोर्स लग रहा है वो है T1, और जो लग रहा है वो mg, जिसका mg का एक कंपोनेंट है mg साइन 60 डिग्री, और इधर का तो mg cos 60 डिग्री है। भाई इधर वाले को सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये टेंशन T सोचो और ये सोचो। तो इस तरह से इसके लिए जब लिखेंगे, ये पता है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो वही एक्सेलरेशन है भाई जो यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो इसके लिए लिखेंगे T1 माइनस m1g कितना, तो m1 था 2 kg, 2 kg मीन्स 20 साइन 60 डिग्री, तो 20 और साइन 60 डिग्री है √3/2, ठीक है भाई। तो ये मिल गया, दिस विल बी इक्वल टू मास कितना 2 kg इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना था, तो एक्सेलरेशन था 10 माइनस 5√3, 10 माइनस 5√3, ये आ जाएगा। T1 का वैल्यू इज इक्वल टू 5√3, देखो ये है 10√3, उधर जा कर के ये प्लस हो जाएगा, प्लस 10√3 प्लस 20 और प्लस 10 माइनस 10√3, ये 10√3 कैंसिल हो गया, और T1 का वैल्यू आया 20 न्यूटन। T1 का वैल्यू आया 20 न्यूटन, T1 का वैल्यू 20 न्यूटन यहाँ भी है, T1 का वैल्यू 20 न्यूटन यहाँ भी है, कोई बात नहीं है। ये तो समझ गया कैसे हुआ भाई, T1 फोर्स हमें निकालना था, इधर से mg जो है साइन 60 डिग्री लग रहा है, इसलिए अप द इंक्लाइन नेट फोर्स लिखा हम लोगों ने, जिधर एक्सेलरेशन इसका a है, जो कि उधर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो हम लोगों ने नेट फोर्स लिखा, नेट फोर्स है T1 माइनस ये वेट कितना 20, यहाँ वेट ये कितना है भाई 20 है, और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो गया, ये तो ये वाला कॉस वाला हो गया, इधर वाला साइन वाला हो गया, मीन्स ये वाला जो कंपोनेंट है ये 20 इंटू √3/2 है, तो 20 √3/2 है। इस तरह से ये 20 न्यूटन T1 मिल गया।
क्लियर है। T1 माइनस ये mg साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 माइनस 5√3 पहले से पता है आपको, क्योंकि कैलकुलेट कर चुके हो, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। टेंशन का वैल्यू हमें मिल गया T1। अब T2 कैसे निकालेंगे भाई? तो T2 को निकालने के लिए आप चाहो तो इस M2 वाले को सिस्टम ले सकते हो, क्योंकि T1 अब नॉन हो चुका है। T1 जब पता लग चुका है तो अब आप इजीली क्या कर सकते हैं भाई? तो अब T2 को निकालने के लिए सेकंड ब्लॉक को सिस्टम ले लें, ओनली M2। तो ठीक है भाई, ओनली M2 को ले लेते हैं सिस्टम। तो ओनली M2 को सिस्टम लेंगे अगर, तो इस पे फोर्स लगने वाला जो M2G होगा वो 4 kg है, तो ये 40 न्यूटन है। तो इधर जो कंपोनेंट होगा भाई mg साइन 60 डिग्री, वो कितना होगा? तो 40 इंटू साइन 60√3/2। इट मीन्स ये वैल्यू कितना हो गया इधर? तो 20√3 हो गया। 20√3 का ये है। और इधर जो है वो है T2, और साथ में एक और है यहाँ T1। एक और है यहाँ पे क्या भाई? तो T1 भी तो एक है, बिल्कुल है। तो T1 को भी यहाँ पे दिखाने होंगे। एक तो इसका वेट का कंपोनेंट और इधर से एक T1। तो अब इसके लिए लिखेंगे नेट फोर्स वही अप द इंक्लाइन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी अप द इंक्लाइन, एक्सेलरेशन भी अप द इंक्लाइन। तो इसका नेट फोर्स अपवर्ड में क्या लिखेंगे भाई? नेट फोर्स अपवर्ड में क्या लिखेंगे? तो नेट फोर्स अपवर्ड में आ गया ये T2 माइनस T1 का वैल्यू था 20 न्यूटन जो कैलकुलेट कर चुके हैं। तो T2 माइनस 20 न्यूटन और माइनस ये है 20√3। 20√3 ये वेट का कंपोनेंट है और ये वाला हमारा T1 वैल्यू है, ये वाला T1 वैल्यू है और ये वाला इसका M2G साइन 60 डिग्री है। दिस इज इक्वल टू मास कितना? 4 kg इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है भाई? तो एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन जो था वो हम लोग रखेंगे। तो मास 4 इंटू एक्सेलरेशन था 10 माइनस 5√3, ये रख देंगे और इसके बाद अब सॉल्व कर देंगे भाई। तो यहाँ से हमें T2 का वैल्यू मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? तो दिस एम्प्लाइज T2 इज़ इक्वल टू T2 इज, बाकी सबको उधर ले जाएं तो 20 उधर ले जाओगे, 20 प्लस क्या करोगे? 20√3 ये उधर ले गए, बाकी इसको अब सॉल्व करेंगे। तो ये है प्लस 40 और ये क्या है भाई? तो माइनस 5 2 जा 20, तो माइनस 20√3। इसमें से 20√3 हो गया कैंसिल और 20 और प्लस 40 क्या मिल गया? 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन हो गया हमारा T2। तो ये 100 बोल रहा है, ये 60 बोल रहा है, तो इसलिए इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है? ये हमने लिया फॉर M2 सिस्टम। क्या क्लियर हुआ भाई? याद आया कुछ? 11th क्लास में अप्लाई करना F इज इक्वल टू MA, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। नेट फोर्स इधर निकालोगे उधर ही एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? भुवनेश, तरुण, क्लियर है? आगे बढ़ें? चलो भाई, तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये वाला तो हो गया था, ये तो किसी ने डाउट नहीं भेजा है। हाँ, ये वाला डाउट भेजा है भुवनेश तुमने, 2 बच्चों ने इसको डाउट भेजा था, तो इसको भी कर लिया जाए फटाफट। चलो जल्दी से अटैक अभी करो भाई, अभी से फटाफट इसको अटैम्प्ट लगाओ और मुझे आंसर बताओ। Two blocks of mass 7 kg and 5 kg are connected by a rope of mass 4 kg। अच्छा, रोप का मास है भैया, इस बार ध्यान रखना, इस बार इस रोप का मास है। ये जो रोप है वो मासलेस नहीं है, इस रोप का मास है, ठीक है। 4 kg है रोप का मास।
द सिस्टम इज पुल्ड अपवर्ड विद ए फोर्स ऑफ 240 न्यूटन। चलो भाई ये फोर्स 240 न्यूटन लगा दिया। द टेंशन इन द रोप एट इट्स मिड पॉइंट, ये निकालना है यहाँ का टेंशन मिड पॉइंट पे कितना होगा। भाई देखो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इन सब में डाउट नहीं आना चाहिए आपको एक्सेलरेशन निकालना है, आपको यहाँ का टेंशन निकालना है, तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। इसको सिस्टम ले लो और काम कर दो भाई। इसको सिस्टम लोगे तो ये रोप भी आएगा आधा, हाफ पोर्शन इसका रोप भी आएगा, ये ए पॉइंट है, हमें तो यहीं पे टेंशन निकालना है। सो यहाँ पे जो भी ये फोर्स लगेगा दैट विल बी कॉल्ड टी ए, जो कि हमें कैलकुलेट करने हैं टेंशन। तो ये इधर का लोअर हाफ का ये मास और ये 5 kg ब्लॉक का मास। तो लोअर हाफ रोप का मास जो है वो 4 kg था टोटल, तो ये वाला है 2 kg, तो इधर वाला है 2 kg। अब इसको सिस्टम जब लेंगे हम लोग तो टोटल हो गया 6 kg। अब ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है वो हमारा मैटर नहीं है, वो इंटरनल है, निकालना होगा तो इसको सिस्टम बना करके निकाल सकते हैं। जैसे हमें यहाँ का निकालना है तो हमने यहाँ से कट किया और इस लोअर पार्ट को सिस्टम बना लिया। यही अपना अभी सिस्टम की तरह काम करेगा। और इस सिस्टम के लिए मैं लिखूँगा, क्योंकि ये अपवर्ड एक्सेलरेट होगा, इस सिस्टम के लिए लिखूँगा मैं नेट फोर्स इसी सिस्टम के लिए, यानी 5 + 2 ये 7 kg इसके लिए। तो नेट फोर्स किधर अपवर्ड में इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो जब लिखोगे तो तुम्हें एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक्सेलरेशन चाहो तो पहले से निकाल लो। अभी देखो इसके लिए मान लो मैं लिखता हूँ अगर, तो ये लिखूँगा टी ए माइनस क्या भाई, तो माइनस वेट फोर्स। वेट फोर्स कितना, तो ये 5 + 2 kg का वेट, ये इज इक्वल टू मास कितना भाई, तो 5 + 2 इंटू एक्सेलरेशन ए, यही लिखोगे। सो टी ए का जो वैल्यू हो जाएगा, टी ए का वैल्यू जो निकालना था वो देखो ये हो गया 7g यानी 70। तो 70 इधर आ गया और प्लस ये हो गया 7a, प्लस ये हो गया 7a। तो तुम्हें ए का वैल्यू चाहिए ना, तो चाहे तो तुम पहले से निकाल लिए होते, या तो फिर अब निकालने पड़ेंगे साइड करके, क्योंकि ए के बिना तो टी ए मिलेगा नहीं, एक्सेलरेशन चाहिए। इसलिए ऐसे कंडीशन में, जैसे अभी प्रीवियस में था 3 ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड, तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम ये किया कि एक्सेलरेशन पहले निकाल लो भैया। एक्सेलरेशन निकाल लोगे फिर तो आप काम कर सकते हो, सबके लिए इक्वेशन लिखते रहो। तो वैसे ही इसका भी पहले एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेते, लेकिन नहीं निकाले हो तो देखो ज़रूरत पड़ रही है तो निकालना पड़ेगा। तो चाहे तो पहले ही निकाल लो, या तो फिर अब ज़रूरत पड़ा तो निकालेंगे। तो फॉर एक्सेलरेशन टेकिंग होल सिस्टम एज taking 2 ब्लॉक प्लस रोप, क्योंकि रोप में भी मास है, सो यू विल हैव टू कंसिडर रोप ऑल्सो। तो टेकिंग 2 ब्लॉक्स प्लस मास ऑफ रोप एज सिस्टम। अगर इन तीनों को ले लें तो हमारा सिस्टम बन जाएगा कितना भाई, तो टोटल के लिए देखेंगे, टोटल पे लगने वाला ये फोर्स है, वो फोर्स कितना है, तो 240 न्यूटन इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, 240 न्यूटन इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो 240 न्यूटन बिल्कुल करेक्ट है भाई यहाँ तक। और यहाँ पे ये वेट फोर्स जो लगेगा 5 kg 7 kg 12 और 4 16 kg, तो ये 16g दैट इज 160 न्यूटन ये लगेगा। एंड एज ए रिजल्ट इट विल एक्सेलरेट अपवर्ड। सो हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और ऐसे लिखेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो 240 न्यूटन माइनस 160 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना भाई, तो मास है अपना दोनों मिला करके, पूरा मिला करके सिस्टम का मास कितना था भाई, तो ये था 16 kg, क्योंकि 5 और 7 12 + 4 kg, 12 + 4 16 kg। तो ये 16 इंटू एक्सेलरेशन ए, तो ये ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 240 में से 160 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिलेगा भाई, 240 में से 160 सब्ट्रैक्ट किए तो 40 80 डिवाइडेड बाई ये 16, इट मीन्स कितना मिल गया, तो 5 मीटर/सेकंड² इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो इतना एक्सेलरेशन है भाई, पूरा सिस्टम एज ए होल एक्सेलरेट हो रहा है 5 मीटर/सेकंड² से। तो अब टी ए का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, टी ए का वैल्यू हो गया कितना, 70 + 7 × 5, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू 5 है, तो 70 प्लस कितना हो जाएगा 35 दैट इज़ 105 न्यूटन
इज़ द वैल्यू ऑफ टेंशन एट पॉइंट ए, दैट इज एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे ये आ जाएगा टेंशन। तुम चाहते तो इधर वाले को भी सिस्टम लेकर के टेंशन यहाँ का निकाल सकते थे, ऐसा बात नहीं कि नहीं निकाल सकते थे। वो भी किसी के मन में आएगा कि नहीं भाई मैं तो उसको सिस्टम लूँ, क्योंकि हमें टेंशन निकालना है तो इसको इक्वेशन में डालना होगा। इसका ये इक्वेशन में तभी आएगा यहाँ का टेंशन जब यहाँ से पार्ट हो, अलग हो, अलग हो। इधर के लिए लिखोगे तभी यहाँ का टी आएगा, इधर के लिए लिखोगे तब भी यहाँ पे टी आएगा, डाउनवर्ड में आ जाएगा। अगर 7 kg वाले को मैं लूँ तो भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो 7 kg वाले का मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर 7 kg वाले को सिस्टम लेते हैं तो 7 kg ब्लॉक और इधर का रोप ये भी आ गया 2 kg, तो 7 और 2 9 kg हो जाएगा। और इधर से टेंशन जो लगेगा वो होगा TA, यही तो हमें निकालना है। और इस पे लगा है जो फोर्स, वो फोर्स कितना लगा है भाई? तो ये फोर्स लगा है 240 न्यूटन। और ये अपवर्ड एक्सेलरेट कितना कर रहा है तो वो ऑलरेडी निकाल रखे हैं कि ये एक्सेलरेशन आया है कितना भाई? तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आया है। इसलिए अब इसके लिए लिखेंगे इक्वेशन। तो अपवर्ड में अगर नेट फोर्स लिखना चाहते हैं, नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा भाई? तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा 240 माइनस TA इज इक्वल टू मास 7 + 2, और एक वेट भी आएगा इसका। वेट फोर्स कितना आएगा भाई? तो 7 और 2 9 kg, तो 90 kg तो इसका वेट है, 90 न्यूटन तो इसका वेट है भाई। 9 kg का 90 न्यूटन वेट है। तो 240 माइनस TA और माइनस 90 इज इक्वल टू मास कितना 9 इंटू एक्सेलरेशन कितना 5, ये मिल गया। अब यहाँ से सॉल्व करोगे भैया तो ये सबको इधर लाओ, TA को उधर ले जाओ। तो 240 माइनस 90 और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 45 इज इक्वल टू TA। और ये कितना हो जाएगा भाई? तो यहाँ से निकालेंगे तो 240 में से पहले 90 सब्ट्रैक्ट हो गया 150, और 150 में से 45 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 105। तो 105 न्यूटन इज़ द वैल्यू ऑफ टेंशन। तो आप चाहे ऊपर वाले को सिस्टम ले लो तो TA निकल जाएगा, या नीचे वाले को सिस्टम ले लो तो TA निकल जाएगा। इस तरह से तुम्हें वेट भी देखने हैं और टेंशन भी देखने हैं। यहाँ का टेंशन फोर्स निकालना था, ये रोप था, तो इस तरह से कर सकते हैं काम। बोलो भाई। रोप जो ये वाला था 2 kg, हाफ पोर्शन ऊपर है हाफ पोर्शन नीचे है, तो इधर वाले लेंगे तो ये वाला तुम्हारा रोप आएगा, तो ये वाला रोप को कंसीडर करने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये काम कर लेंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? बोलो भुवनेश, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा ये बताओ भाई, वर्क पावर एनर्जी के दिए थे तो इसमें कौन कौन से डाउट हैं? क्या ये भी डाउट था किसी का? ये डाउट है तो चलो भाई इसको हम लोग शुरू हो जाते हैं। देखो, इफ़ I कैप, J कैप, K कैप ये सब यूनिट वेक्टर होते हैं, रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर अलोंग x y z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, सबको मालूम है भाई। देन द एंगल बिटवीन वेक्टर I + J + K। अच्छा, एक वेक्टर हो गया समझो I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ये हो गया। एंड I + J, दूसरा वेक्टर क्या है भाई? तो ये I कैप प्लस J कैप, ये है। इन दोनों के बीच का एंगल निकालने हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं भाई? तो तुमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों में से कोई भी लेकर के काम चला सकते हैं। दोनों से एंगल निकलते हैं भाई, डॉट प्रोडक्ट से भी निकलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकलते हैं। तो चलो भाई पहले किससे निकाल दूँ? क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल दूँ। चलो क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते, फिर डॉट प्रोडक्ट भी दिखाएंगे भाई। तो क्रॉस प्रोडक्ट से, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर जब क्रॉस प्रोडक्ट लिए जाते हैं तो तुम्हें पता है AB sin थीटा इंटू यूनिट वेक्टर होता है। एक वेक्टर बनता है जिसका मैग्नीट्यूड AB sin थीटा होता है और डायरेक्शन A क्रॉस B राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। और सारे लोग राइट हैंड स्क्रू रूल से डायरेक्शन निकालना सबको पता होना चाहिए। और जिसके भी मेमोरी में वीक पड़ रहा हो
वो अपना खोपड़ी सीधा कर लें और राइट हैंड स्क्रू रूल जल्दी से रिवाइज कर लें, क्योंकि चैप्टर 4 मोस्ट डेंजरस चैप्टर इन 12th। जो चैप्टर 4 तक हजम कर लिया अच्छे से, उसका 12th में 90+ क्रॉस हो चुका, मतलब वो अब 90+ क्रॉस कर जाएगा। उसके बोर्ड में मार्क्स तो 95 के आसपास आएंगे। अगर तुमने चैप्टर 4 तक जो बेसिक है, जिस तरह से उधर वर्क पावर एनर्जी तक 11th में होता था, बेस बनता था, वैसे ही इधर चैप्टर 4 तक है। चैप्टर 4 इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट समझा जाता है, चैप्टर 4 और एक चैप्टर 10। 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 में एक ही हर्डल आता है, वो है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये अगर आपका पक्का है तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि चैप्टर 4 में, 5 में, 6 में सब मिला करके ऑलमोस्ट 8 to 10 फार्मूलाज आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे, और उनका डायरेक्शन भी तुम्हें इंटरप्रेट करने पड़ेंगे और उसको इफेक्टिवली अप्लाई भी करने पड़ेंगे, क्वेश्चन विजुलाइज भी करने पड़ेंगे। सो क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड स्क्रू रूल से डायरेक्शन निकालना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो भाई, इन दोनों में निकालना है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें पता लगा भाई ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही ए बी साइन थीटा होता है, और इससे हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल के थीटा निकाल सकते हैं। क्या भाई? तो ए क्रॉस बी का वैल्यू डिवाइडेड बाई ए बी। ए बी मीन्स ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, ए बी मीन्स ए का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई बी का वैल्यू। बस यही काम कर देने हैं, अप्लाई कर देने हैं। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू, अब ए क्रॉस बी करोगे, कर लो भाई। तो इसको जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो दो तरह से लोग सॉल्व करते हैं। एक डिटर्मिनेंट वाला से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, एक ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कर लो भाई। आई क्रॉस आई करेंगे तो 1 होगा, सबको पता है। आई क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0, क्योंकि आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1 और साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री 0 हो जाता है। आई क्रॉस आई 1 है, आई क्रॉस जे सबको पता है के कैप होता है, याद है ना ये वाला, आई जे और के। सारे लोग तो यही शॉर्टकट बनाते हैं और यही यूज़ करते हैं, ठीक है। आई क्रॉस जे के हो जाता है, और अगर हम लोग जे क्रॉस जे करें तो वो 0 वेक्टर, जे क्रॉस जे क्या करेंगे? 0 वेक्टर, नल वेक्टर। तो ये नल वेक्टर, तो ये सब क्या है? जब हमारा सेम यूनिट वेक्टर में आई क्रॉस आई हो या जे क्रॉस जे हो या के क्रॉस के हो, ये सब क्या मिलेगा? नल वेक्टर, 0 वेक्टर। आई क्रॉस जे करेंगे के और के क्रॉस आई करेंगे तो जे, तो ये सबको पता है। तो चलो भाई, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका काम करना। तो चलो किया जाए। आई क्रॉस आई करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, आई क्रॉस आई कर दी। आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें के मिलेगा, तो के कैप, ठीक है भाई, प्लस। अब जे को आई के साथ करेंगे तो जे क्रॉस आई क्या होगा भाई? तो जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के, जे क्रॉस आई हो गया माइनस के, ठीक है। और जे क्रॉस जे क्या हो गया? वो तो भाई 0 हो गया, तो ये इसका भी काम खत्म हो गया। अब के साथ देखेंगे, के को करेंगे आई के साथ, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या होगा भाई? तो के क्रॉस आई होता है माइनस जे, कि जे, तो के क्रॉस आई होता है जे कैप, तो प्लस जे कैप लिखेंगे। और फिर देखो के क्रॉस जे करना है, तो के क्रॉस जे क्या होता है? तो माइनस आई कैप होता है, माइनस आई कैप होगा, डिवाइडेड बाई, यही तो हो गया, ये हो गया माइनस आई कैप। तो ये मिल गया क्रॉस प्रोडक्ट, इसका हमें चाहिए वैल्यू, और ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू हो गया अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये बी का वैल्यू क्या हो गया? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया, ये के और के तो कैंसिल हो गया भाई, ये बच गया जे माइनस आई, डैट इज़ इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर या -1 का स्क्वायर, बात एक ही है, डिवाइडेड बाई ये हो गया अंडर रूट 3 और ये हो गया अंडर रूट 2, ऊपर हो गया अंडर रूट 2 और इधर हो गया अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 अंडर रूट कैंसिल और 1/√3 आ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? तो मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। तो साइन इनवर्स 1/√3 ये मिल जाएगा आंसर, ठीक है भाई। इसमें कोई किसी को कन्फ्यूज़न है तो बता दे भाई, इसमें तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है?
क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के डिटर्मिनेंट वाला मेथड भी होता है, लेकिन ये माइंड से ही अपने आप ही कर लेंगे, ये वाला तो रहता ही है दिमाग में। तो आई क्रॉस आई किया 0 हुआ, आई क्रॉस जे किया तो के हुआ, और जे क्रॉस आई किया तो माइनस के हुआ, और जे क्रॉस जे किया तो 0 हो गया। और के क्रॉस जब आई किया, के क्रॉस आई किया तो आया मुझे के क्रॉस आई करने से क्या हुआ, तो जे कैप मिला तो जे कैप लिखा। और जब के क्रॉस जे कैप लिखा तो के क्रॉस जे कैप होता है माइनस आई कैप, तो वो रख दिया बस। और उसका मॉड निकालने हैं तो मॉड निकाल लिया भाई, ऊपर √2 नीचे √3 √2 कैंसिल, वो मिल गया। चलो अगर हम लोग कॉस थीटा यूजिंग डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं भाई। कैसे? तो डॉट प्रोडक्ट से निकालना है तो a डॉट बी होता है क्या, ए बी कॉस थीटा, इसलिए यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं क्या भाई, तो a डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। यहाँ से निकालेंगे सब 11th क्लास की तरह, बहुत काम किया है तुमने 11th में। a डॉट बी, तो अब इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट का बात ख़त्म हो गया भाई, अब तो इनमें हमें लेने हैं डॉट प्रोडक्ट। तो ठीक है भाई, डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लूँगा। अब इस वेक्टर में से इस वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करने हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई डॉट आई, ए डॉट बी निकालने हैं, इसका मतलब हो गया आई प्लस जे, तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो देखने में, इसलिए ये डॉट आई कैप प्लस जे कैप, ये कर रहे हैं काम, यही काम कर रहे हैं भाई। तो अब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो देखो भाई, पहले इसको इसके साथ लो, इसको इसके साथ लो, फिर इसको इसके साथ लो, इसको इसके साथ लो, डॉट प्रोडक्ट लेते जाओ, फिर इसको दोनों के साथ करेंगे। तो आई डॉट आई 1 होता है, क्योंकि आई डॉट आई करेंगे तो क्या होगा, आई का वैल्यू 1 और कॉस 0 डिग्री मीन्स 1, तो 1 हो जाता है, आई डॉट आई 1 हो। तो इसलिए आई डॉट आई करेंगे तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का वैल्यू हुआ 1, आई डॉट आई 1 हो गया, और आई डॉट जे 0 हो जाता है, क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है। फिर जे डॉट आई करेंगे 0 हो जाएगा, और जे डॉट जे करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो +1। के डॉट आई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और के डॉट जे करेंगे तो 0 हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है, इसलिए इसका कुछ नहीं होगा। और ए का वैल्यू बी का वैल्यू, ए का वैल्यू था √1² + 1² + 1², और बी का था तो 1² + 1², ये मिला भाई। इट मीन्स कॉस थीटा फाइनली आया जो हमारा, ये 2 डिवाइडेड बाई √3 × √2, ये मिल गया हमें। तो कॉस थीटा का वैल्यू फाइनली मिल गया हमें, कॉस थीटा का वैल्यू, ये √2 है तो ये हो गया √2 डिवाइडेड बाई √3, क्योंकि √2 से इसको कैंसिल करेंगे √2 टाइम्स, तो √2 डिवाइडेड बाई √3 ये हो गया। तो कॉस थीटा का ऐसा ऑप्शन, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है भाई, कॉस इनवर्स 1/√3 लिखा हुआ है। तो अब कैसे मैच करेंगे भाई, तो साइन में कन्वर्ट करो, साइन में इसको कन्वर्ट करो। कॉस थीटा अगर ये है तो साइन थीटा क्या होगा भाई, क्योंकि ऑप्शन तो साइन थीटा में भी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, तो √1 cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, इसको स्क्वायर करो भाई, cos स्क्वायर थीटा मतलब 2/3, cos स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 2/3। अरे यहाँ लिख देता हूँ मैं भाई, cos स्क्वायर थीटा मीन्स √2/√3 का होल स्क्वायर मीन्स 2/3, तो 1 - 2/3 करेंगे तो क्या मिलेगा 1/3, यानी क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, इसलिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। इस तरह से सॉल्व कर देंगे। पहले कॉस थीटा आया तो कॉस थीटा का ऑप्शन हम लोगों ने जो देखा, तो कॉस वाले में तो यहाँ दिया हुआ है कॉस वाले में 1/√3, तो ये तो हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो साइन में कन्वर्ट करके देखो भाई दूसरे ऑप्शन, तो दूसरे ऑप्शन को देख लिया हम लोगों ने, कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा निकाल लिया, और इससे हमें मिल गया वैल्यू। बोलो भाई, क्लियर हुआ रिया? यस सर। क्लियर है, तो अब आगे का देखा जाए। इसमें भी किसी को डाउट है? नो सर। भुवनेश? नो सर। इसमें कोई डाउट नहीं है?
तो आगे बढ़ें। इसमें किसी को डाउट है? यस सर, इसमें है। चलो भाई इसको देख लिया जाए फिर। युवराज, हो गया था तुमसे ये वाला? हो गया था, तो जरा बताओ क्या आंसर इसका है? बी। अच्छा, बी तो मैंने जो टिक लगा ही रखा है, तो इसको एनालाइज करना है भाई, देखा जाए। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करेंगे, और हो सकता है तुम्हें दूसरा मेथड पता लग जाए जिनका हो गया हो। तो ये एक पुली दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक पुली है। ब्लॉक ऑफ मास m.1 kg। ब्लॉक ऑफ मास, इसका मास तो बहुत कम दिया हुआ है भाई, 0.1 kg। बहुत अच्छा हुआ, 0.1 kg इज हैंगिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस लाइट पुली। तो ये मासलेस पुली है भाई, बाई इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। ये सब तो अंडरस्टूड ही है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड बाई ए कांस्टेंट फोर्स एफ फोर्स इसको पुल कर रहे हैं। स्ट्रिंग को हाथ से पकड़ लिया और पुलिंग करना शुरू कर दिए इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक इंक्रीजेज बाई 2 kg/s इन 1 सेकेंड आफ्टर द ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जैसे ही रेस्ट से स्टार्ट करता, पुलिंग स्टार्ट किया और ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, आगे ये इधर एक्सेलरेट करेगा भाई। और इसमें लीनियर चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का जो चेंज होगा वो है 2 kg/s इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज लेस देन हाफ। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3 Newton और द वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक इज 20 Joule ड्यूरिंग फर्स्ट 1 सेकेंड, दिस 1 सेकेंड, एंड द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज 40 Joule। तो ये क्या है, मोर देन वन ऑप्शन वाला तुम्हें देखना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें सब निकाल के देखना पड़ेगा। हो सकता है कि ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएं, तो इन सबको निकाल के देखा जाए भाई। पहले टेंशन इन द स्ट्रिंग देखा जाएगा। तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है, देखो भाई, चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग 1 सेकेंड इज 2 kg/s। दिस इज चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम ये है, तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग समझ सकते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो ठीक है भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है। तो यहाँ मोमेंटम में चेंज दिया हुआ है, तो चेंज इन वेलोसिटी में ही मास से मल्टीप्लाई करें तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा भाई। चेंज इन मोमेंटम होता है mv फाइनल माइनस mv इनिशियल, और m अगर कॉमन ले तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। सो डेल्टा p इज m टाइम्स डेल्टा v होता ही है ये। तो डेल्टा v अगर लिखना चाहें तो डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा p डिवाइडेड बाई मास। तो डेल्टा v को मैं लिख देता हूँ डेल्टा p डिवाइडेड बाई मास, और ये डेल्टा t तो है ही। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू ये है, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है। क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो भी होगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, इसलिए हम लोग ऐसा ये डेल्टा वाला खेल सकते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही तो होगा जो भी एक्सेलरेशन होगा, और जब कांस्टेंट हो तो हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dp/dt लिखें या डेल्टा p/डेल्टा t लिखें, एक ही बात है। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो अलग अलग वेरिएबल होता है, तब हर टाइम पे अलग अलग स्लोप होता है। जब कांस्टेंट है एक्सेलरेशन तो एवरीवेयर, बड़े वाले पे भी अगर हमें पता है कि ये कांस्टेंट है तो तुम ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला करो तब भी स्लोप मिलेगा, और ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला करो तब भी उतना ही स्लोप मिलेगा। इसलिए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एवरेज भी होगा अगर हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही तो होना है। जब हम लोग एक कांस्टेंट फोर्स F लगाएंगे तो इट विल एक्सेलरेट अपवर्ड। अगर ये 20 न्यूटन है इसका वेट और इधर 40 न्यूटन लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये एक्सेलरेट करेगा, और दैट एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। डेल्टा p दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली डेल्टा p हम लोग लिखेंगे 2 है, SI में 2 है वैल्यू डेल्टा p का। मास का कितना है भाई, तो मास है 0.1 kg, मास है 0.1 kg इंटू टाइम कितना लगा है 1 सेकेंड, तो टाइम लगा है 1 सेकेंड। तो ये क्या हो गया भाई, तो 1/10 हो गया, मीन्स 20। एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 20 मीटर/s²। इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 20 मीटर/s²। 20 मीटर/s² का एक्सेलरेशन है। तो अब हम लोग टेंशन का वैल्यू
निकाल सकते हैं यहाँ पे। इस छोटे वाले ब्लॉक को अगर हम लोग ले लें सिस्टम, तो यहाँ पे अब टेंशन फोर्स लगेगा और इस पर वेट फोर्स लगेगा mg। m कितना था 0.1 kg, तो 0.1 इंटू जी दैट इज़ 1 न्यूटन। 0.1 इंटू जी का वैल्यू 10, तो क्या हुआ 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन वेट है, इधर ये टेंशन है और ये एक्सेलरेट हो रहा है अपवर्ड में। एक्सेलरेशन कितना आया भाई, तो 20 आया है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आया है। तो अब टेंशन का वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं भाई, कितना, तो नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा लिखेंगे भाई। तो इसको यूज़ किया जाए। नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा भाई, तो इधर हो जाएगा टेंशन का फोर्स, जो कि निकालना ही है शायद टेंशन, हाँ टेंशन निकालना है। तो T - 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना भाई 0.1 इंटू एक्सेलरेशन कितना 20। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। T का वैल्यू हो गया, इधर जाकर 1 हो गया, 1 प्लस 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 तो इसको 1 बना दिया और ये 2। तो टेंशन का वैल्यू आ गया 3 न्यूटन। टेंशन का वैल्यू है 3 न्यूटन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3 न्यूटन, ये तो करेक्ट है भाई, ये तो करेक्ट है। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज लेस देन एफ, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज लेस देन एफ। ये तो टेंशन इन द स्ट्रिंग लेस देन एफ नहीं होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल टू एफ होगा। एफ जितना है उतना ही टेंशन है, एफ ही टेंशन है, यही एफ ही समझो यहाँ लग रहा है, ये टेंशन ही एफ है। क्यों, अगर प्रूफ भी करना चाहो तो छोटा सा पार्ट ले लो भाई, यहाँ पे छोटा सा पार्ट ले लिया, इधर से लग रहा है एफ और इधर से लग रहा है टी। तो देखो यहाँ का तो मास कुछ नहीं, मासलेस है ये। तो इसके लिए जब लिखेंगे ये छोटा सा जो रोप का पार्ट है, समझो स्ट्रिंग का पार्ट है, उसके लिए लिखेंगे नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास, ये फोर्स जो हो गया F - T इज इक्वल टू मास ही इसका 0 और इंटू एक्सेलरेशन जो भी रहे। तो इससे क्या मिलेगा, तो F - T 0 डेट इज F इज इक्वल टू T। तो टेंशन का वैल्यू एक्चुअली में F ही है। मास वाला होता तब हमारा ये हर पॉइंट पे अलग अलग होता। मासलेस है, क्वेश्चन में दिया है कि मासलेस स्ट्रिंग है भाई, नेग्लिजिबल मास का, यानी मास नहीं कंसिडर करने हैं। तो टेंशन वही है जो F है, तो लेस देन यहाँ पे नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है, ये राइट है। और वर्क डन की बात है, वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक इज 20 जूल ड्यूरिंग दिस 1 सेकेंड। तो ड्यूरिंग दिस 1 सेकेंड अगर हम लोग वर्क डन की बात करें तो वर्क डन निकालने के लिए तो भाई फोर्स भी चाहिए होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो टेंशन का अगर वर्क डन निकालना चाह रहे हैं तो टेंशन का फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट करेंगे भाई। कांस्टेंट फोर्स है इसलिए इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है वर्क डन के लिए, कांस्टेंट ही फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है भाई 1 सेकंड में, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अलग से तुम्हें काम करने पड़ेंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नोन टू बी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अपर डायरेक्शन में, तो ut + ½ at स्क्वायर से निकाल सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 से स्टार्ट हुआ था, तो ये हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 20 और टाइम का स्क्वायर, तो टाइम का वैल्यू कितना 1 सेकंड लेने थे, 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं भाई, तो ये हो गया तुम्हारा 10 और 10 × 1 यानी 10 मीटर चला है भाई, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेंगे और जिधर टेंशन उधर ही डिस्प्लेसमेंट, इसलिए कॉस है 0 डिग्री। तो ये वैल्यू कितना आ गया, तो 30 जूल आ गया। तो ये 30 जूल वर्क डन बाई टेंशन फोर्स है। वर्क डन बाई दिस टेंशन ऑन द ब्लॉक इज 20 जूल इन दिस 1 सेकेंड। तो ये वाला रॉन्ग हो गया क्योंकि 30 जूल है भाई, 3 न्यूटन का टेंशन और 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज 40 जूल। अच्छा, ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन जो हुआ है वो कह रहा है 40 जूल। तो भाई वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी निकालो। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब होता है ग्रेविटी के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो ग्रेविटी mg है तो mg ही ऊपर लगाओ। mg कितना था भाई 1 न्यूटन था, ये mg कितना था 0.1 इंटू जी, ये mg कितना था 0.1 इंटू G10, तो ये था 1 न्यूटन, ये था mg 1 न्यूटन। तो इसका लिखेंगे तो mg का वैल्यू mg के इक्वल एंड अपोजिट, तो ये mg जो लेंगे हम लोग ये अपवर्ड वाला लेंगे। हम लोग वर्क डन बाई ग्रेविटी नहीं निकाल रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकाल रहे हैं, इसलिए mg ग्रेविटी तो उसके अपोजिट वाला mg अपवर्ड वाला लेंगे और डॉट डिस्प्लेसमेंट ये तो अपवर्ड है ही, तो ये लेने हैं। तो mg जो लगा 1 न्यूटन का,
mg जो था 1 न्यूटन है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स 1 न्यूटन और मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्प्लेसमेंट 10 और कॉस है 0 डिग्री, इसलिए ये हो गया 10 जूल। तो ये 40 जूल कहाँ से आ जाएगा? 10 जूल। तो ये भी होगा रॉन्ग। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी 10 जूल आया। बोलो भाई भुवनेश, तरुण बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज मोमेंटम 2 का दिया हुआ था, तो फोर्स तो चेंज मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है, तो रुक जा भाई रुक जा। चेंज इन मोमेंटम 2 kg मीटर पर सेकंड दिया हुआ है इन फर्स्ट 1 सेकंड। ये है ड्यूरिंग 1 सेकंड। 1 सेकंड जो स्टार्टिंग हुआ था ना, जब मोशन स्टार्ट हुआ तो 1 सेकंड में इतना चेंज इन मोमेंटम, यही तो दिया था। तो क्या कहना चाह रहे हो इसमें? तो सर फोर्स होता है ना चेंज मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो वहाँ से फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो वहाँ से हाँ सर फोर्स निकालेंगे तो 2 हो जाएगा ना वो तो फोर्स निकालो भाई, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ये निकालोगे ना, ये निकालना चाह रहे हो। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 2 SI में, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है 2, तो ठीक है भाई 2 निकाला फोर्स, डिवाइडेड बाय टाइम कितना 1 सेकेंड, तो ये मिला तुम्हें 2, तो 2 न्यूटन हुआ फोर्स। तो इसमें क्या परेशानी है? 2 न्यूटन हुआ, हमें तो चाहिए था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यही तो है फोर्स तुम्हारा, यही तो फोर्स है। देखो 2 डिवाइडेड बाई 1 है ना ये फोर्स, और डिवाइडेड बाई मास करेंगे तभी होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया 20। यहाँ से भी निकालोगे तो एक्सेलरेशन क्या करोगे? फोर्स डिवाइडेड बाई मास, तो फोर्स है 2 न्यूटन और मास है 0.1, ये मिलेगा तुम्हें 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर फिर टेंशन तो फोर्स की इक्वल नहीं आया ना, टेंशन फोर्स की इक्वल नहीं आया ना। ये तो आया तुम्हारा एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का वैल्यू आया 2 न्यूटन। ये फोर्स है किस पे? ये फोर्स निकला है इस ब्लॉक पे, ये फोर्स जो इस पे ब्लॉक पे निकला है वो है 2 न्यूटन। ये फोर्स कौन सा है ये बताओ? अरे ये फोर्स कौन सा है? अरे ब्लॉक पे तो है, लेकिन ये फोर्स है नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, नॉट ओनली द टेंशन फोर्स। तो इसको तुम टेंशन से क्यों कंपेयर कर रहे हो? ये जो फोर्स है ये नेट फोर्स है, ये पुल करने वाला फोर्स नहीं है। इस F को इस F से मत कंपेयर करो, तुम इस F को फिर इससे कर रहे हो। ये जो F है वही टेंशन है, ये जो पुलिंग फोर्स F है वही टेंशन है, लेकिन ये जो फोर्स निकला है ना डेल्टा P बाई डेल्टा T, ये जो है वो इस ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स है। ये फिजिकल टू डी पी बाई डी टी लिखते हो तो जिसका चेंज इन मोमेंटम उस पर लगने वाला नेट फोर्स, दिस इज नेट फोर्स ऑन ब्लॉक। ये जो आया है ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो तो लेकिन क्लियर करो। नेक्स्ट, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, ये नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक है, दिस इज नॉट इक्वल टू टेंशन फोर्स। कन्फ्यूजन हो गया भुवनेश? रुक जा, अब तो तुमने जब शुरू कर दिया है तो इसको ख़त्म मैं करूँगा, इस खेल को अब ख़त्म मैं ही करूँगा भाई, तुमने शुरू किया है। अब देखो दूसरों को भी तो कंफ्यूज कर दिया, जब ये नाम ले लिया ऐसे तो दूसरे लोग भी कंफ्यूज होंगे कि टेंशन इज इक्वल टू एफ बोल रहे थे सर, टेंशन बोल रहे हैं, इधर 3 न्यूटन आ रहा है आंसर में, इधर एफ निकल के आ रहा है कितना भाई, तो एफ निकल के आ रहा है 2 न्यूटन, तो ये कैसे दोनों इक्वल हो जाएंगे? तो लोग तो कंफ्यूज हो गए ना। अब बात समझ रहे हो ना? तुमने बोला फोर्स निकाला हम लोगों ने, 2 न्यूटन फोर्स आया एफ, और एफ को टेंशन भी बताया, तो भाई एफ 2 न्यूटन इधर से ये 3 न्यूटन, तो ये कैसे हो गया? तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना इसमें।
तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये टेंशन जो है ना, ये F जो पुलिंग फोर्स F है वही टेंशन है। ये बिल्कुल ठीक है कि जो पुलिंग फोर्स जो यहाँ से अप्लाई किया गया, ये जो क्वेश्चन में F दिया हुआ है वो F ये हमारा T टेंशन है। लेकिन ये जो तुम F निकाल रहे हो, ये वाला F नहीं निकल रहा है, ये इस पे नेट फोर्स निकल रहा है। अब ये भी F है, ये भी F है, तो तुम तो कंफ्यूज हो गए सारे लोग। तो अब ज़रा देखो, ये जो F दिया हुआ है वो टेंशन फोर्स ही है। और अब मैं ब्लॉक की बात बता रहा हूँ। अब ब्लॉक देखो, इस पे लगने वाला जो हम लोग फोर्स निकालते हैं, तो ब्लॉक पे क्या क्या लग रहा था भाई? तो एक टेंशन फोर्स लग रहा था, यही टेंशन फोर्स F है, यही टेंशन फोर्स ये वाला F है, पुलिंग फोर्स, पुल कर रहे हैं जो। और ये इधर mg है जो कि 0.1 इंटू 10, g का वैल्यू 10, वो है 1 न्यूटन। ठीक है। अब जो हम लोग निकाले थे यहाँ पे ये F नेट, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम। तो नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं ना। ये सब लोग ध्यान से देखो भाई, जो जिसने भी इसके बाद सुने होंगे वो कंफ्यूज हो गए होंगे। इसलिए अब आप देखो, तो नेट फोर्स जो निकालोगे इस ब्लॉक पे वो हो जाएगा टेंशन का फोर्स माइनस ये mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अपवर्ड में निकाल रहे हैं, नेट फोर्स अपवर्ड में, मास इंटू एक्सेलरेशन भी अपवर्ड में। ठीक है भाई। तो ये टेंशन का फोर्स यही तुम्हारा F है, टेंशन माइनस mg था 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना था? तो मास था 0.1 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया था भाई? 20 आया था ना एक्सेलरेशन 20। एक्सेलरेशन तो 20 आया था, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। डेल्टा P बाई डेल्टा T, ये जो तुम्हारा फोर्स आया डिवाइडेड बाई मास, ये तो 20 है ना एक्सेलरेशन भुवनेश। ये जो फोर्स है ये नेट फोर्स है, नेट एक्सटर्नल। देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये क्या है? F नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम। जिस पे भी चेंज इन मोमेंटम का रेट निकालोगे उस पे लगने वाला नेट फोर्स है। तो भाई तुमने एक्सेलरेशन ऐसे निकाला, फोर्स डिवाइडेड बाई मास करके, यही नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास करके, ये भी तुमने नेट फोर्स डेल्टा P बाई डेल्टा T से निकाला। 2 वैल्यू दिया है, 1 वैल्यू दिया है, 2 न्यूटन आया नेट फोर्स। तो नेट फोर्स से तुमने एक्सेलरेशन निकाल लिया 20। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो ये 20। अब ये देखो ये T माइनस 1 इज इक्वल टू ये है 2, और इससे मिला हमें T का वैल्यू 3 न्यूटन। यही T F है, यही T जो पुलिंग फोर्स है वो F है। अब मैं लिख रहा हूँ इसको, चलो कलर चेंज कर देता हूँ, चलो इसको अब मैं लिख रहा हूँ, देखो इसी को तुम्हारा F के फॉर्म में। ये जो इस पुलिंग फोर्स दिया है वही ये टेंशन है, मतलब ये F है, माइनस mg जो कि ये 1 न्यूटन है। ये टोटल मिला दें अगर, तो ये हमारा है नेट फोर्स, यही नेट फोर्स है ये वाला, देख रहे हो? नेट फोर्स इज क्या? T माइनस mg, यानी कि ये T ही जो F है, F माइनस 1 ये है हमारा, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है 0.1 इंटू एक्सेलरेशन था 20। अब जो तुम्हें रिलेशन मिल गया कि F नेट इज इक्वल टू F माइनस 1, ये F ही टेंशन है और ये पूरा F नेट है जो कि 2 न्यूटन है। ये जो F निकालोगे F नेट वो हमारा 2 न्यूटन है, बट ये वाला जो F है ना वो 3 न्यूटन है टेंशन का फोर्स। इसलिए सिंबल देख के खाली कंफ्यूज मत हो। ये टेंशन यही वाला पुलिंग फोर्स F है, दिस इज नॉट नेट फोर्स, इट इज ओनली फोर्स इन स्ट्रिंग। बट जब यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि स्ट्रिंग का फोर्स ये और 1 न्यूटन, ये स्ट्रिंग का फोर्स 3 न्यूटन और ये वाला 1 न्यूटन मिल के जो नेट फोर्स होता है वो नेट फोर्स है 2 न्यूटन। और यही नेट फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी फोर्स नेट डिवाइडेड बाई मास। बोलो भाई, कुछ समझ में आया? टेंशन इज इक्वल टू F इज पुलिंग फोर्स एंड दिस इज नॉट इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T।
दिस इज नॉट इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है वो हमारा नेट फोर्स है और वो नेट फोर्स आया है 2 न्यूटन, जबकि ये वाला फोर्स है 3 न्यूटन। वहाँ रिलेशन मिल रहा है दोनों फोर्स का। F माइनस 1 इज़ द नेट फोर्स, यही वाला हमारा नेट फोर्स है। मास इंटू एक्सेलरेशन से निकालो या टेंशन फोर्स माइनस वेट। देखो टेंशन फोर्स 3 न्यूटन माइनस ये वेट करो, ये मिलेगा तुम्हें नेट फोर्स। तो ये वाला है नेट फोर्स। बोलो भाई पहलवान। भुवनेश क्लियर हुआ? यस सर। चलो क्लियर है यहाँ तक, तो आगे बढ़ें। युवराज, कोई कन्फ्यूज़न है? दोनों एफ में कन्फ्यूज़न हो गया था ना भाई, दो इसका सिंबल ही एफ ले लिया क्वेश्चन में, तो अब मैं क्या करूँ? यहाँ नेट फोर्स लिख रहे हैं तो उसको भी एफ लिख रहे हैं, तो तुम कंफ्यूज हो गए। तो जब भी कन्फ्यूजन हुआ तो यहाँ देखोगे ना भाई कि ये एफ, जो एफ सिंबल लिख रहे हो, ये एक्चुअली में क्या है? नेट फोर्स है ऑन द ब्लॉक। नेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट नेट फोर्स, और नेट फोर्स में एफ माइनस 1 है। ये नेट फोर्स में ये टेंशन माइनस 1 है। टेंशन मतलब ये एफ और ये वेट। आगे बढ़ें या अभी कोई डाउट है? भुवनेश, भुवनेश जल्दी बोलो। सर ठीक है, अगर इस पर दोनों पे फोर्स अलग अलग लग रहे हैं, स्ट्रिंग में फोर्स अलग है और ब्लॉक पे फोर्स अलग लग रहा है, तो ब्लॉक पे फोर्स अलग लग रहा है। ब्लॉक पे फोर्स अलग कैसे लग रहा है? ये जो फोर्स स्ट्रिंग पे लग रहा है, यही फोर्स स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ लग रहा है, लेकिन इसके अलावा एक वेट भी लग रहा है। ये जो 3 न्यूटन है ना, ये वाला 3 न्यूटन, यहाँ पे भी है 3 न्यूटन टेंशन, यहाँ भी है 3 न्यूटन, यहाँ भी 3 न्यूटन, यहाँ भी 3 न्यूटन है टेंशन, वही 3 न्यूटन यहाँ पे ऐसे लग रहा है। ये एफ बोलो या टी बोलो, एक ही बात है। साथ में एक वेट भी तो लग रहा है, ये वेट लग रहा है। और ये जब दोनों का नेट निकालेंगे 3 माइनस वेट 1, तो ये जो मिलेगा 2, वो 2 है नेट फोर्स। ये जो एफ दिख रहा है ना, ये नेट फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। वो 2 न्यूटन आएगा तुम्हारा, वो 2 न्यूटन आएगा भाई। नेट फोर्स तो 2 न्यूटन आएगा ही, जो तुम्हारा आया था। चाहे तो तुम डी पी बाई डी टी से, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से निकालो या यहाँ से निकालो, यही तो किया है 2 न्यूटन। तो यही फोर्स एफ टेंशन बना हुआ है और यही एफ यहाँ लग रहा है। तो एफ माइनस 1 इज इक्वल टू नेट फोर्स 2 न्यूटन। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी जो देगा वो नेट फोर्स देगा, मतलब ये तुम्हारा देगा ये टेंशन का फोर्स माइनस वेट का फोर्स। टेंशन का फोर्स 3 न्यूटन, वो वेट का फोर्स 1 न्यूटन, तो नेट फोर्स आया 2 न्यूटन। वो 2 न्यूटन ही ये नेट फोर्स है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर ये सिंबल तुम्हारा टी लिखा होता तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो ये एफ हो गया और तुम्हारा ये वाला एफ, दोनों को कंफ्यूज कर रहे हो। ये एफ को एफ नेट समझो, दिस इज नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। बोलो भाई भुवनेश, क्या डाउट आया फिर? मासलेस स्ट्रिंग होगा तो टेंशन एक जगह पे पता है, तो पूरे स्ट्रिंग में पता है। एक जगह टेंशन एफ है, एफ से पुल कर रहे हो भाई, तो जब एफ से तुम पुल कर रहे हो तो ये भी एफ से ही पुल कर रहा है, क्योंकि ये मासलेस है। ये देख रहे हो मासलेस है, तो वही तो मैंने लिखा था। जब मासलेस है तो देखो इस पार्ट को लिखेंगे, इधर से टी इधर से एफ, पुल कर रहे हो तो टेंशन इज इक्वल टू एफ। सो यही एफ यहाँ पे चलते चलते यहाँ लग रहा है, ये टेंशन बोलो या एफ बोलो। बट जो डेल्टा पी बी बाई डेल्टा टी में मिलता है वो एफ नेट मिलता है, मीन्स नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक मिलेगा। तो ये एफ जो ये वाला है और माइनस ये वेट मिल करके जो नेट मिला 2 न्यूटन, वो है ये
बोलो भाई, क्लियर है? यस। भुवनेश, लगता है कि 11th क्लास को गड़बड़ कर दिया है। देखो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी या डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो करते हो, तो ये F क्या है? तो ये F है नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक और ऑन एनी सिस्टम। ये नेट फोर्स होता है, भले ही इसको F लिख लिया जाता है, लेकिन ये क्या है? नेट फोर्स है। मैं तो 11th क्लास में बताता हूँ नेट, ये F क्या है, ज़रा उसका डिटेल भी सुन लो। ये F है नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और जब F इज इक्वल टू ma बताते हैं या कोई भी बताता है, तो यही होता है इसमें, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो इसको तुम ma से निकालो तो भी नेट फोर्स मिलेगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि m इंटू एक्सेलरेशन जो हुआ वो हुआ डेल्टा v बाई डेल्टा टी। तो ये क्या मिला भाई? तो डेल्टा p बाई डेल्टा टी। तो ये F जो मिला वो क्या मिला भाई? नेट फोर्स मिला। अब इसको कोई शॉर्टकट में F लिख ले, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो इसका मीनिंग थोड़ी बदल जाएगा। F इज इक्वल टू नेट फोर्स है, यहाँ पे नेट फोर्स इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो मास इंटू एक्सेलरेशन से निकालो, मास इंटू एक्सेलरेशन से निकालो या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से निकालो, ये मिलेगा तुम्हें नेट फोर्स। अब उसको तुम F लिखो चाहे F नेट लिखो, जो लिखना है लिखो, बट है ये नेट फोर्स। अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो इन दोनों का नेट है वो ये है। इसलिए इसका जो तुम्हें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो तुमने निकाल दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे, तो वो फोर्स जो मिलेगा तुम्हें वो नेट फोर्स मिलेगा, ना कि ये F मिलेगा। ये वाला F नहीं मिलेगा, नेट फोर्स मिलेगा, क्योंकि तुम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक निकाल रहे हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 3 - 1, जिसमें से ये 3 जो है वो टेंशन का फोर्स, यही टेंशन का फोर्स यहाँ पे F लिखा हुआ है क्वेश्चन में। बोलो भाई, भुवनेश क्लियर हुआ? भुवनेश आवाज़ क्यों नहीं निकाल रहे? यस सर, क्लियर। क्लियर है ना? F सिंबल दे दिया तो परेशान मत हो जाओ। F सिंबल दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यही नेट फोर्स है, ये तो एक फोर्स का एक पार्ट है, ये वाला है, इसी को F लिख रहे हैं। नेट जो लिखेंगे, अब इसके लिए जब F इक्वल टू ma लिखोगे तो तुम सोचोगे ये थोड़ी कि ये तो F हो गया वही ma हो जाएगा, वही थोड़ी हो जाएगा भाई, F माइनस वेट फोर्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ भाई ये भी डाउट था, तो चलो भाई इसको ज़रा देख लिया जाए। ए बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, body moves from rest with constant acceleration. Which of the following graph represent the variation of kinetic energy with the distance traveled? Kinetic energy as a function of distance traveled x बताने हैं, जबकि दिया हुआ है कि ये constant acceleration है। क्या है भाई? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो ग्राफ निकालना है काइनेटिक एनर्जी और एक्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो ये तो इजीली आप निकाल सकते हो। कैसे? देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, तो ½ mv² होता है। अब काइनेटिक एनर्जी का तुम्हें चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी क्या होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मान लो, तो वेलोसिटी हम लोग v² चाहिए हमें, तो हम लोग लिख सकते हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस a इंटू एस, और v² हमें चाहिए ही, और क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u² मीन्स 0² प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है, और s को लिखना है x।
डिस्टेंस ट्रेवर्स जो है वो है x, तो v स्क्वायर इज 2ax। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हाफ m इंटू वी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इंटू x। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा भाई, तो हाफ इंटू m इंटू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देख रहे हैं भाई ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सब हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी इज सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर है। तो जब सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर है वी स्क्वायर, अच्छा वी स्क्वायर ही 2ax था, v 2ax नहीं था, वी स्क्वायर ही 2ax था। देखो v स्क्वायर हमें लिखना था, v स्क्वायर ही 2ax आया था, इसलिए v स्क्वायर को ही 2ax लिखेंगे, तो इसको एक बार और स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिर्फ 2ax आएगा भाई, हाफ m इंटू ट्वाइस ax, जिससे कि 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा और ये बचेगा क्या भाई, तो m इंटू ए इंटू एक्स। मास इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ये हो जाएगा। क्योंकि हमें v स्क्वायर ऑलरेडी मिल गया है, हमें v नहीं मिला है, v स्क्वायर ही मिला हुआ है 2ax। तो v स्क्वायर 2ax, अगर v लिखना होता तो √2ax लिखते, लेकिन हमें v स्क्वायर को ही रिप्लेस कर देने भाई, तो v स्क्वायर को उधर से हमने लाया और रिप्लेस कर दिया सीधा। अब 2ax आ गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया, मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो वो दिखा रहा है ग्राफ C वाला। चलो कोई बात नहीं है, ये हम लोग समझ गए हैं। अगर मैं ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूं, काइनेटिक एनर्जी और इधर टाइम दे दूं, तो ग्राफ दिखाओ। काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम दे दिया जाए तो ग्राफ दिखाओ भाई। चलो जल्दी से कर लो तो भाई, काइनेटिक एनर्जी और टाइम में ग्राफ, सब कुछ सेम सिचुएशन, बस ग्राफ हमने x के बदले में, डिस्टेंस के बदले में टाइम ला दिया। सब कुछ वही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टाइम क्या होगा। बोलो भाई कौन सा आया ग्राफ, कौन सा ग्राफ, ए बी सी डी, कौन सा ग्राफ अब हो जाएगा, बी, ये वाला होगा। चलो देखो चेक करते हैं। अगर हमें एज ए फंक्शन ऑफ t चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो वही है भाई, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर होता है। अब v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए होगा तुम्हें, तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो, तो भाई जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से, 0 है और एक्सेलरेशन कुछ कांस्टेंट है इंटू t है, तो v इज इक्वल टू a इंटू टी। इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा हाफ m इंटू ए टी का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, हाफ m a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर मीन्स सम कांस्टेंट इंटू टी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज सम कांस्टेंट इंटू टी स्क्वायर, तो यही वाला ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पे टाइम रहेगा, इस तरह से मिलेगा, इसका यही ग्राफ है। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहता तो हमारा ये ग्राफ हो जाता, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो ऐसे ग्राफ, और काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स तो वो ऐसा ग्राफ। क्लियर है भाई यहाँ तक? यस। चलो भाई इसको ज़रा जल्दी से ट्राई मारा जाए, सारे लोग फटाफट करें भाई, घर पे भी करना होता है, घर में नहीं करोगे तो बात बनेगी नहीं ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 4 kg, एक का मास 1 kg, दूसरे का मास 4 kg दिया है, और क्या दिया है, सेम काइनेटिक एनर्जी,
मास है 1 kg 4 kg, मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी सेम है, दैट इज K1 इज इक्वल टू K2। देन द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम विल बी, अच्छा रेशियो ऑफ मोमेंटम यानी कि P1 अपॉन P2 चाहिए। देखो भाई इस तरह के क्वेश्चन हैं, मोमेंटम क्या होता है, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम क्या होता है, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी तो सेम है भाई, तो जब रेशियो लोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और बच जाए 2 भी कैंसिल हो जाएगा। √m1 अपॉन m2, √m1 अपॉन m2 इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम। तो m1 था 1 kg और m2 था 4 kg, डेट इज क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। लेकिन चलो 1/2 तुमने, ये आपको समझ में नहीं आया कैसे ये लिख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी तो होता है ना P²/2m, तो मोमेंटम इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट। याद है तो डायरेक्ट, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, ये तो है ना भाई, मोमेंटम लिखेंगे √2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहीं से तुम्हें देखने में पता लग रहा है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए, दोनों पार्टिकल तीनों पार्टिकल के लिए अगर सेम हो जाए, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m है। इसलिए हम लिख सकते हैं P1/P2 इज इक्वल टू √m1 डिवाइडेड बाई √m2। तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं। ये भी अगर ये क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर। अब देखो अगर तुम इसको भी आगे बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है P1² डिवाइडेड बाई 2m1, काइनेटिक एनर्जी ये होता है P2² बाई 2m2। इससे भी अगर करते तो 2 कैंसिल हो जाता और P1² अपॉन P2² आ जाता m1 अपॉन m2। तो इससे भी हम लोग निकाल सकते थे, और m1 अपॉन m2 1/4 था, इसलिए P1/P2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर लगाएंगे और 1/2 पाएंगे। तो मैं ऐसे भी कर सकते थे, भाई काइनेटिक एनर्जी हमारा सेम दिया है तो मैं उसका काम करूँगा, तो सेम दिया था तो सेम कर दिया, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ये भी कर सकते थे। बोलो क्लियर है? यस। आगे बढ़ते हैं। ये वाला किसका डाउट था? भुवनेश ट्राई किया कि नहीं? यस सर, हो गया। हो गया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बताओ। नो सर। ये भी हो गया था। रिया, युवराज, हो गया था। इसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं। इसमें इसमें तो डाउट होगा, नहीं है? ये वाला था। इसको देखा जाए। चलो भाई इसको जल्दी से ट्राई करो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी U, पोटेंशियल एनर्जी U दिया हुआ है किसी पार्टिकल का, A/r² माइनस B/r। A, B, R पॉजिटिव कांस्टेंट है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। ठीक है भाई, कोई सेंटर होगा वहाँ से, A एंड B आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड इज डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। कोई सी सेंटर से डिस्टेंस है, किसी सेंटर से डिस्टेंस है पार्टिकल का। ठीक है। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये डिस्टेंस बताने हैं। ये जो इक्वेशन है दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का,
अब तुम्हें बताने हैं ऐसा आर जिसके लिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। तो तुम्हें पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कि स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन इज़ नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें पूछ रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आर क्या होना चाहिए। तो ये फैक्ट सबको पता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स ज़ीरो होना ही होगा। इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स ज़ीरो होना ही है एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम भी होना होगा। दोनों होना चाहिए, नेट फोर्स भी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो ठीक है भाई, अब देखो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन मैं ये लिख सकता हूँ, F इज़ इक्वल टू होता है -du/dr। ये रिलेशन आप जाने अनजाने पढ़ चुके हो। अब आपको डायरेक्ट ये दिखाई दे या ना दे, लेकिन ये आप पढ़ चुके हैं। कैसे? तो भाई तुमने पढ़ा है -F.dr इज़ इक्वल टू -F.dr इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो -F.dr जो है वर्क डन, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर। ये है एक्चुअली में वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स अगर F है तो उसका वर्क डन F.dr होता है। माइनस कर दिए तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dr, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। मिलता है ना, ये तो समझते हो भाई। और वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स यही तो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए माइनस ऑफ F.dr मतलब मतलब वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए ये डेल्टा U है। तो इंटीग्रेशन हटाओ भाई, तो डेल्टा के बदले में du हो जाएगा। du इज इक्वल टू -F.dr। तो ये है ये रिलेशन, और इसी से ये है F इज इक्वल टू -du/dr। चलो अगर मान लो तुम भूल भी गए हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हो, E इज इक्वल टू -dv/dr। ये सब एक ही है, एक ही कॉन्सेप्ट पे है सब। E इक्वल टू -dv/dr बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ग्रेडियंट, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में ग्रेडियंट। तो ये सब एक ही बात है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़े हो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बात करें। E इज इक्वल टू -dv/dr, ये तो होता है भाई। अब इसी में तुम Q से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो Q इज इक्वल टू -Q/dv/dr। और अगर ये कर दिया तो ये तुम्हें क्या मिला जरा देखना, ये मिला तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ du/dr, क्योंकि चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो बोलो ये रिज़ल्ट यहाँ से देखें या रिज़ल्ट इधर से देखें, बात एक ही है। F इज इक्वल टू -du/dr, जो भी ये फील्ड फोर्स होगा ना, कंजर्वेटिव फोर्स, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, जो भी फील्ड है, ये जो फील्ड का फोर्स है मतलब कंजर्वेटिव फोर्स बोले या बोले हम लोग फील्ड फोर्स, तो दिस फील्ड फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ du/dr, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज फील्ड फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स, और नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो जाने अनजाने आप वो फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बोलो भाई भुवनेश। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आया है कई बार एंट्रेंस में ये। अरे यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ूँ? रिया, युवराज, अच्छा कोई डिस्कनेक्ट भी हो जाता है बीच बीच में, नेटवर्क प्रॉब्लम।
चलो, तो अब जरा देखें, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं भाई। अब हमें चाहिए वो, जब नेट फोर्स जीरो होना है, मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। फॉर इक्विलिब्रियम, ध्यान देना, फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स होना चाहिए जीरो, मतलब माइनस du/dr, ये जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो कब होगा, उसके लिए r निकाल लो। तो ये जीरो कब होगा भाई, तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट करके हम लोग निकाल सकते हैं। चलो भाई, इसको डिफरेंशिएट किया जाए। इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, हमें चाहिए du/dr, जीरो वाला पॉइंट, तो पहले du/dr निकाल लेते हैं। तो इसको a डिफरेंशिएट करेंगे r टू द पावर -2, तो -2 r टू द पावर -2 -1 ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा b कांस्टेंट है, r टू द पावर -1 है, तो r टू द पावर -1 है, तो -1 इंटू r टू द पावर -1 ये मिल जाएगा डिफरेंशिएशन। इट मीन्स ये हो गया -2a/r3, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया b/r²। ये मिल गया du/dr, मतलब नेट फोर्स, और ये होना चाहिए हमारा ज़ीरो। तो फॉर इक्विलिब्रियम इट शुड बी ज़ीरो, तो इट शुड बी मेड इक्वल टू ज़ीरो। किसके लिए भाई, तो फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होना है तो नेट फोर्स ज़ीरो होना है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स यानी फील्ड फोर्स ज़ीरो होना है। तो ज़ीरो के लिए अब r का वैल्यू सॉल्व करेंगे। मीन्स 2a, इसको उधर ले जाएं, 2a/r³ हो जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू b/r², और यहाँ से r² से एक r² कैंसिल होगा, यानी कि 2a/r इज इक्वल टू b। इट मीन्स r इज इक्वल टू क्या मिला भाई, तो ट्वाइस a/b मिला। ट्वाइस a/b पे हमारा नेट फोर्स ज़ीरो होगा, ट्वाइस a/b पे ही नेट फोर्स ज़ीरो होगा, और इक्विलिब्रियम का कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो अब बात रह गई तुम्हें, अब ये जानना रह गया कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है या नहीं। बोलो, अब तो यही बात रह गया ना भाई, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा या नहीं। युवराज बोलो, इस आर पे नेट फोर्स ज़ीरो तो होगा। बोलो, क्लियर है? युवराज सिंह बताओ, युवराज सचदेवा। यस सर। अब तुम्हें ये रह गया कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा या नहीं। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा, तो तुमने मैथ्स में AOD पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। युवराज पढ़े हो? नहीं पढ़े? अभी नहीं पढ़े तो चलो। तो ये पता है कि जब मिनिमम होना होता है पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, ये याद है? हाँ जी सर, ये पढ़ा है। तो चलो ठीक है, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो और उसको, उसका साइन देखो इस r के वैल्यू के लिए, तो वो पॉजिटिव आएगा, तो समझ लेंगे कि मिनिमम होना है। देखो कॉन्सेप्ट, ये तो मैंने मैक्सिमम मिनिमम 11th क्लास में ना मैक्सिमम मिनिमा के एप्लीकेशन पे भी थोड़ा दिखाता था कि अगर कोई चीज़ मिनिमम हुआ है तो उसके पहले स्लोप है निगेटिव और उसके बाद स्लोप है पॉजिटिव, और यहाँ पे स्लोप है ज़ीरो। तो जहाँ मिनिमा होना है ना, तो उसके पहले निगेटिव है स्लोप, स्लोप निगेटिव से ज़ीरो, ज़ीरो से पॉजिटिव हो रहा, मीन्स स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप यहाँ पे देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले निगेटिव, कोई चीज़ पहले निगेटिव, स्लोप की बात कर रहे हैं, स्लोप पहले निगेटिव फिर ज़ीरो फिर पॉजिटिव, मीन्स स्लोप इज इंक्रीजिंग। इसलिए डबल डेरिवेटिव जो इसका होगा, वो डबल डेरिवेटिव जो होगा वो होना चाहिए पॉजिटिव। कोई भी इंक्रीजिंग होता है तो उसको पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने पे मिनिमम होता है, ऐसे लोग याद भी रखते हैं। तो ठीक है भाई, तुम्हें भी याद आ गया। तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डेरिवेटिव ऑफ u ये निकालेंगे। तो ये निकालेंगे तो जो भी du/dr आया था उसको हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बताओ भाई, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये है अपना पास, ये है डिफ्रेंशिएट करके आया था, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ट्वाइस a कांस्टेंट है, r टू द पावर -3 है, तो -3 r का पावर -4 हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करके।
प्लस बी कांस्टेंट है भाई, और r टू द पावर -2 है, तो -2 r टू द पावर -2 -1 ये हो जाएगा। इतना डिफ्रेंसिएशन तो पता होगा ही, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 6a डिवाइडेड बाई r टू द पावर 4 माइनस 2b डिवाइडेड बाई r टू द पावर 3। ये है डबल डेरिवेटिव। अब इसी का साइन तुम्हें देखने हैं कब, एट r इज इक्वल टू 2a/b पे। भाई ये सब जो है ना बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर एक बार आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जान लो। तो अब 2a/b रखेंगे तो बताओ क्या होगा, r का वैल्यू 2a/b रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव है, ये वाला अगर r का वैल्यू 2a/b रखें, 2a/b तो भाई पॉजिटिव तो है, लेकिन इधर माइनस भी हो रहा है, तो 6a डिवाइडेड बाई 2a/b का पावर 4, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, a का पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई b का पावर 4 मतलब ये हो जाएगा। और इधर वाला ये क्या हो गया, माइनस 2b डिवाइडेड बाई r का पावर 3, तो r का पावर 3 करें 2 का पावर 3 हो गया 8, और a क्यूब, और ये हो जाएगा b क्यूब। तो ये मिला तुम्हें, इट मीन्स 6/16, और ये हो गया 6/16, और b का पावर 4 डिवाइडेड बाई a का पावर 3, और माइनस ये हो गया 1/4, 1/4, और ये हो गया b का पावर 4 डिवाइडेड बाई a3, b का पावर 4/a3 तो यहाँ भी है, यहाँ भी ये 6/16 है, और ये 1/4 है। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए भाई, तो ये मान लो 16 एलसीएम लेते हैं, तो ये 6 माइनस 4 4 जा -4, 6 - 4 टाइम्स b4 डिवाइडेड बाई a क्यूब, ये मिला। तो ये क्या मिला भाई, तो 6 - 4 इज़ पॉजिटिव। तो क्या मिला, ओवरऑल पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव मिला मीन्स मिनिमम वहाँ पे हुआ है, इसका मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुआ है। तो पॉजिटिव साइन आने का मतलब है कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम एग्जिस्ट किया है। और ये एक्चुअली हमने मैथ का क्वेश्चन समझो सॉल्व कर दिया। फिजिक्स इतना ही कहता है भाई कि फोर्स निकालो, फोर्स इज इक्वल टू -du/dr है, फिजिक्स तो इतना ही कहता है, ये निकालो। और फोर्स का वैल्यू 0 रख करके हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका मिनिमम चेक करने के लिए आपको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ा, और पॉजिटिव साइन आ गया। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि वहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट किया है, इसलिए इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का एज ए फंक्शन ऑफ r, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो r इज इक्वल टू 2a/b इज़ द वैल्यू ऑफ आंसर, जहाँ इक्विलिब्रियम भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम भी, इट मीन्स वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बोलो।